गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर क्लास 8। ठीक है, साउंड कैसे निकलता है, हाउ साउंड्स आर क्रिएटेड। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कैसे आते हैं, हम इसे कैसे सुन पाते हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कैसे वो कोई भी ऑब्जेक्ट से लेके साउंड हमारे कानों तक आते हैं, उनका रूट प्रोसेस सब के बारे में डिटेल्सली हम जानेंगे। चलिए देखो, यहां पे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, हियर मतलब सुन सकते हैं कोई भी चीज, साउंड को। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक मेटेरियल से निकलता है जिसके वजह से हम क्या कोई भी एक टाइप का साउंड को हम सुन सकते हैं। हियर व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब भी कोई वाइब्रेट स्ट्राइक होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होता है तो वो वाइब्रेट होता है, जो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखिए, सो ईच सोर्स ऑफ साउंड इज वाइब्रेटिंग बॉडी। जितने भी सारे दुनिया में साउंड्स आप लोग सुन रहे हैं वो सभी कहां से निकले हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी। जो भी बॉडी वाइब्रेट होता है तो उससे सभी टाइप्स के साउंड्स निकलते हैं। साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या है, साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम का मतलब क्या है, साउंड कभी खाली जगह में कभी ट्रैवल नहीं करता। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। आप लोग दूर ट्रैवल करते हो, ट्रैवल करने के लिए आप सभी को मीडियम चाहिए। इधर आप प्लेन में जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में जा सकते, ट्रेन में, बस में, कार में, बाइक में, कोई भी एक मीडियम चाहिए कि नहीं। वैसे ही साउंड को ट्रैवल करने के लिए उसको भी एक मीडियम चाहिए। वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। वैक्यूम मतलब खाली जगह पे, जहां पे एयर भी नहीं रहता है, वहां पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो जैसे हम सभी को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, ट्रेन चाहिए या फिर एरोप्लेन चाहिए या फिर बाइक चाहिए, वैसे ही साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। It needs a material medium for its propagation. Sound can travel in solids, in a liquids or as well as in gases. साउंड कहां पे ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है एंड गैसेस में भी ट्रैवल करता है। पर एक चीज है, किस में ज्यादा ट्रैवल करता है, किस में अच्छा ट्रैवल करता है, और किसी में मीडियम लेवल में कहां पे ट्रैवल करता है, और लोएस्ट और लीस्ट लेवल में कहां पे ट्रैवल करते हैं। चलो यहां पे लिखा है, देखते हैं। देखो, इट्स स्पीड मैक्सिमम इन सॉलिड्स। साउंड का वाइब्रेशन स्पीड, साउंड स्पीड मैक्सिमम कहां पे है, सॉलिड्स। लेस इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में थोड़ा कम है, एंड लीस्ट इन गैसेस, बहुत कम है कहां पे, गैसेस में। ठीक है, when a body vibrates the particles of medium also starts vibrating. The kinetic energy of the body of the particles changes into a potential energy and potential energy into kinetic energy during the vibration. So we can say sound is a form of energy. हम सभी लोग साउंड को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये एक एनर्जी ट्रैवल करता है जिसकी वजह से हम उसको सुन के हम फील करते हैं। चलिए देखते हैं साउंड क्या करता है, कि मीडियम में ट्रैवल करता है। अगर साउंड भी ट्रैवल करता है तो वो मीडियम भी ट्रैवल करता है। साउंड वाइब्रेट करता है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट जहां पे है उसके चारों तरफ का मीडियम भी वाइब्रेट करता है। जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ हमारा व्हीकल भी ट्रैवल करता है। देखो, साउंड कहां पे ट्रैवल होता है ना, एक्चुअली एयर मीडियम में ट्रैवल होता है। जब भी कोई चीज है स्ट्राइक होता है तो वो वाइब्रेट होता है। ये जब वाइब्रेट होता है, एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स, एटम्स रहते हैं, उनको ही स्ट्राइक करता है। ऑटोमेटिकली वो एटम्स भी क्या करते हैं, स्ट्राइक होते हैं। आप अगर देखिए, आप सभी दोस्तों के साथ प्रेयर में एक लाइन में खड़े हुए रहते हैं। जब कोई एक दोस्त क्या हुआ, आगे पीछे हुआ, धक्का दिया, तो ऑटोमेटिकली सभी को धक्का लग जाता है, लाइन में सब गिर जाते हैं। वैसे ही जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तो उसके चारों तरफ रहने वाले मीडियम में, मेटेरियल मीडियम में रहने वाले सभी एटम्स एंड एयर्स एंड पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होंगे। वैसे ही हमारा साउंड क्या होता है, स्पीड में बढ़ता है, हमारे कानों तक और बहुत सारी चीजों तक अप्रोच करता है और जाता है। ठीक है,
ट्रैवल करने का सिस्टम पता चल गया आप लोगों को। ये एनर्जी कैसे ट्रैवल करता है, साउंड एनर्जी। When a source of sound vibrates, it creates a periodic disturbance in the medium near it. जब भी कोई चीज वाइब्रेट होता है तो उसे चारों तरफ आसपास के सभी मीडियम को क्या करता है, डिस्टर्बेंस। जैसे भी मैंने कहा अभी तुम लोग को, एक लाइन में खड़े हो प्रेयर के लिए, जब कोई भी एक लड़का धक्का दे रहा है, इधर उधर हो रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, सभी लोग गिर जा रहे हो। वैसे ही कोई भी चीज अभी वाइब्रेट हुआ, गिरा, तो उसके चारों तरफ रहने वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, वो भी एक दूसरे से टकरा के क्या होते हैं, धक्का लुक्का हो जाते हैं और मूव होते हैं। वैसे ही साउंड क्या होता है, एक दूसरे को धक्का लगते लगते वो साउंड क्या प्रोपागेट होता रहता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है। दिस डिस्टर्बेंस देन ट्रैवल इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अभी वो डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल हुआ, जो कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड ऑब्जेक्ट के साउंड की वजह से एयर मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वो डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, वेव की तरह क्या होता है, ट्रैवल होता है एक हैंड से दूसरे एंड तक। देखिए आपको डायग्राम में बनाता हूं तो फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देख के, नहीं तो आप सभी को कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, सोच लीजिए एक पेंडुलम है। इसको मैं क्या किया, ये वाला एक पेन से स्ट्राइक किया, ये पेंडुलम को क्या किया मैंने, स्ट्राइक किया, तो ये क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ये मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, 2 and 4th, ठीक है। जब ये मूव करते होंगे, इनके चारों तरफ क्या रहते हैं, एटम्स, पार्टिकल्स रहते हैं, एयर में रहते हैं कि नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स, पार्टिकल्स रहते हैं। ये लोग क्या करेगा, ये लोग भी क्या हो गए, वाइब्रेट हो गए इनके साथ, क्योंकि इनको भी स्ट्राइक मिलेगा। जब ये पेंडुलम इनको स्ट्राइक करेगा तो ये भी मूव हो गए उनके मीन पोजीशन से। जैसे कि हम इस पेंडुलम को स्टिक के साथ स्ट्राइक किए तो ये उसके मीन पोजीशन से इधर उधर होके वाइब्रेट हुआ। वैसे ही क्या होता है, ये वहां यहाँ के सभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी उनके मीन पोजीशन से क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। ऐसे ही वो साउंड को क्या करेंगे, मीडियम में, एयर मीडियम में ट्रैवल करवाएंगे और ये साउंड अल्टीमेटली हमारे कानों में गूंजेगा और हम इसको सुनते हैं। तो ऐसे ट्रैवल होता है साउंड, वेव की तरह ट्रैवल होता है, ठीक है। इस तरफ भी वैसे ही वेव की तरह साउंड्स ट्रैवल होते हैं। तो आप लोग को अभी समझ में आया होगा कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है एयर मीडियम में और अल्टीमेटली आपके कानों तक कैसे वो रीच होता है, ठीक है। तो वेव कैसे क्रिएट होता है और कैसे आप लोगों के पास आता है साउंड्स, तो आप लोग को अभी पता चल गया होगा। चलिए और थोड़ा देखते हैं क्या लिखा आपके बुक में। Thus, due to the propagation of wave in a medium, the particles of the medium vibrates about their mean position, and thus the transfer of energy with a constant speed from one point of medium to the other point. देखिए, when a body vibrates, the particles of the medium also starts vibrating. आप लोग का भी डायग्राम करके दिखाया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उसके आसपास रहने वाले चीजें भी, मीडियम्स में रहने वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी में आते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी में आते हैं कि वो क्या साउंड मूव करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह। When a source of sound vibrates, it creates a periodic disturbance in the medium of near the eight. This disturbance then travel in the medium in form of waves. Thus, due to the propagation of wave in the medium, the particle of the medium vibrates about their mean position. पार्टिकल्स, मीडियम का पार्टिकल्स उनके मीन पोजीशन से क्या हो गए, वाइब्रेट होंगे, ठीक है। एंड दस ट्रांसपोर्ट एनर्जी विद अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द मीडियम टू द अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम। ऐसे ही एक एटम दूसरे एटम तीसरे एटम करके वाइब्रेट होके वो क्या करेंगे, मीडियम में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, अल्टीमेटली हमारे कानों तक वो एनर्जी आता है। सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन साउंड। साउंड्स में कुछ कॉमन टर्म्स यूज किया गया है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। देखिए, when a turning fork is struck on hard rubber, it will move from the mean position A to the extreme position B towards the right, then it will again come back to the mean position A and then to the extreme position C.
to the left and finally back to the mean position A as shown in figure। अभी आप लोगों को मैं अभी एक डायग्राम बनाया था पेंडुलम का, देखिए उसको हमें फिर रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा बोर मत हुइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी। देखिए ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक पेंडुलम को लिया मैं, ये अभी क्या है, मीन पोजीशन में है, कुछ वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है नहीं, वो अपने खुद के पोजीशन में, खुद के लाइफ में है। जब तक इसको कोई टॉर्चर नहीं करता, बाहर से कोई एनर्जी नहीं आता है, वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। जब इसको मैं क्या किया है, ट्विनिंग फोर्क रबर से, स्टिक से क्या किया, इसको स्ट्राइक किया, तो पेंडुलम क्या हुआ, इसका एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड को वो मूव किया, इसको हम बी दे देते हैं, मीन पोजीशन को हम ए देंगे, और इस तरफ लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम को हम सी दे देंगे। तो ठीक है, ये क्या होगा, इधर भी ट्रेवल होगा, इधर भी ट्रेवल होगा। पहले हम जब स्ट्राइक करेंगे इसको, तो क्या होगा, इस तरफ से स्ट्राइक करेंगे तो वो पहले टुवर्ड्स राइट बी पॉइंट पोजीशन तक जाएगा, फिर से वो रिटर्न आएगा मीन पोजीशन को, मीन पोजीशन से फिर से वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को आएगा सी को, फिर से वो क्या करेगा, मीन पोजीशन ए को जाएगा, ऐसे वो क्या करते हैं, ऐसे आएगा, फिर ए पॉइंट में रहेगा, फिर सी को जाएगा, फिर ए पे आएगा, फिर सी, फिर ए, बी, ऐसे करके वो मूव होता रहता है टिल द एनर्जी, जब तक वो एनर्जी रहता है, उसके बाद लास्ट को वो अपने मीन पोजीशन में आ जाता है। वैसे ही जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट तक वो ऐसे वाइब्रेट होते रहते हैं, और वो अपने वाइब्रेटिंग पार्ट से एनर्जी क्या ट्रांसफर करते रहते हैं, उससे बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर होता है, उससे धीरे 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 दूर दूर जाते हैं वो एनर्जी ट्रांसफर होकर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में, और अल्टीमेटली एक एंड तक वो रीच होता है। देखिए देखो दिस टू एंड फोर मोशन ऑफ द प्रोंग अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ये जो मीन पोजिशन, वन वाइब्रेशन किसे बोलते हैं, अपने मीन पोजिशन से टूवर्ड्स राइट गया, फिर मीन पोजिशन में आया ए पॉइंट को, उसके बाद एक्सट्रीम टूवर्ड्स सी को गया लेफ्ट साइड, फिर अपने मीन पोजिशन को, ये टोटल प्रोसेस को वन वाइब्रेशन बोलते हैं। और यहां पे ये 2 and 4 मोशन, टोटल 2 and 4 मोशन, पहले वो क्या करेगा, एक्सट्रीम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट तक जाएगा बी पोजीशन तक, फिर वो बीच में आएगा मीन पोजीशन है, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट को जाएगा पॉइंट सी, फिर से वो क्या करेगा, मीन पोजीशन ए को आएगा। ये टोटल वाइब्रेशन को ही क्या बोलते हैं हम, वन वाइब्रेशन। टोटल मोशन को 2 and 4 मोशन को ही वन वाइब्रेशन बोलते हैं। ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी और पार्टिकल्स को सिमिलर मोशन, सभी वाइब्रेटिंग बॉडी, सभी पार्टिकल्स ऐसे ही इस टाइप के प्रोसेस में ही मोशन करते हैं और साउंड्स को वो ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पलीट्यूड। भाई अभी एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट AB और AC in case of vibrating turning fork of a vibrating body from its mean position is called amplitude। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जो भी एक बॉडी है जब उसको ऊपर प्रेशर मिलता है, एनर्जी पड़ता है, तो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड तक जितना हाइट जाता है, अगर वो राइट एंड तक गया और बी पॉइंट तक आया तो एक्सट्रीम हाइट को वो हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इस तरफ जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट जितने भी हाइट तक लेफ्ट को गया, हाईएस्ट हाइट को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा मूव किया है। देखिए फिर से हम एक डायग्राम करेंगे, इस बार दो टाइप के डायग्राम से आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। एक पेंडुलम का डायग्राम से, दूसरा वेव का डायग्राम से। पहले मैं दूसरे वाले को बता देता हूं। देखिए यहां पे एक वेव जा रहा है, इसको एक्स एक्सिस सोच लीजिए, इसको वाई एक्सिस सोच लीजिए। जब ये वेव एक्सट्रीम हाइट तक गया डिस्प्लेसमेंट, और नीचे भी एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड।
इस वाले डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। समझ में आप लोगों को एम्पलीट्यूड क्या होता है? यह था वेव के हेल्प में। अभी तुम लोग को पेंडुलम के हेल्प में जो डायग्राम बनाया था उससे मैं बताऊंगा। देखिए अभी ये पेंडुलम है, ये क्या हुआ, एक्सट्रीम राइट तक गया, जितना भी डिस्प्लेसमेंट किया है, इसको बी, इसको ए से मीन पोजीशन से, यहां तक एक्सट्रीम लेफ्ट मीन पोजीशन से अगर सी तक आया तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट और एक्सट्रीम राइट डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट एंड contact me. Okay, I will clear you. If a stationary body is struck slowly or with less force, it has less amplitude. जब भी कोई बॉडी को स्लाइटली स्लोली स्ट्राइक होगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा। जब इसके ऊपर ज्यादा बड़ा फोर्स डालेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, अगर कम फोर्स डालेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी एक बॉडी के ऊपर कितना अप्लाई होता है उसके ऊपर कौन डिपेंड है, एम्पलीट्यूड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे, एक सेकेंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी से कितने बार वन वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इन ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल क्या है, एफ है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट किसे हम मेजर करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, ठीक है। चलो देखते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना भी वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वही है वो ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी। सोच लो एक सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 10 बार ऐसे वाइब्रेट किया, आगे पीछे हुआ, तो इसका फ्रीक्वेंसी 10 है। अगर 5 बार ऐसे वाइब्रेट किया आगे पीछे हो गए तो इसका फ्रीक्वेंसी 5 होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एसआई सिस्टम इज हर्ट्ज, सिंबल Hz, ठीक है। हर्ट्ज का सिंबल Hz है। व्हेन ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी सेड टू बी 1 हर्ट्ज। कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है बोल के, जब 1 सेकेंड में वो बॉडी 1 टाइम वाइब्रेट हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 हर्ट्ज होगा। 1 सेकेंड में बॉडी 1 टाइम वाइब्रेट होने पे उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 हर्ट्ज होगा। ओके, क्लियर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉर्क इज 256 हर्ट्ज, कोई भी टर्निंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अगर 256 हर्ट्ज हुआ है, इसका मतलब क्या है आप खुद बोलो कि 256 टाइम ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ है, ठीक है। वाइब्रेट होता है, मूव करता है 256 टाइम, तो हम क्या बोलेंगे इसका, 256 हर्ट्ज। इट मींस इट्स प्रोड्यूसिंग 256 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 256 वाइब्रेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे 256 हर्ट्ज। द बिगर यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से बिगर यूनिट रहता है, जैसे कि किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। देखिए 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज मतलब 10 लाख हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, चलिए देखते हैं। द टाइम इन विच ए वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय ए लेटर T। फिर से देखिए, द टाइम इन विच ए वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ये बॉडी कितना टाइम लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अगर ये बॉडी है ये टोटल वाइब्रेशन के लिए 1 सेकेंड ले रहा है तो इसका टाइम पीरियड 1 होगा। अगर एक टोटल वाइब्रेशन के लिए एक बॉडी 2 सेकेंड ले रहा है तो इसका टाइम पीरियड 2 होगा। तो द टाइम इन विच ए वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स इट्स 1 वाइब्रेशन is called time period. It is denoted by the letter T.
If f is the frequency of vibrating body, t is the time period, then f vibration are completed in 1 second. चलो यहां तक हम रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी सब चीज. थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.